नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और कार्यों की निगरानी के लिए लागू किए गए VSK ऐप को लेकर अब शिक्षक संगठन ने आपत्ति दर्ज कराई है। जी हां, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने शासन से निजी मोबाइल फोन में VSK ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के निर्देशों पर पुनर्विचार की मांग की है। फेडरेशन का साफ कहना है कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस या मॉनिटरिंग व्यवस्था के विरोध में नहीं है, बल्कि शिक्षकों के निजी मोबाइल में ऐप को जबरन इंस्टॉल करने के खिलाफ है। संगठन का कहना है कि इससे शिक्षकों की निजी जानकारी और मोबाइल डेटा की गोपनीयता पर खतरा बढ़ सकता है। फेडरेशन ने यह भी चिंता जताई है कि यदि किसी तरह की डेटा लीक या तकनीकी गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो तकनीकी रूप से ऐप का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण, दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के स्कूलों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की गंभीर समस्या भी एक बड़ी बाधा है। ऐसे इलाकों में ऐप का नियमित उपयोग व्यावहारिक नहीं है। इन्हीं कारणों को आधार बनाते हुए शिक्षक फेडरेशन ने मांग की है कि शिक्षकों के निजी मोबाइल में VSK ऐप का इंस्टॉलेशन अनिवार्य न किया जाए। साथ ही जब तक डेटा सुरक्षा, स्पष्ट दिशा निर्देश और विभागीय जिम्मेदारी तय नहीं हो जाती, तब तक VSK ऐप के क्रियान्वयन को स्थगित रखा जाए। संगठन के सदस्यों ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो जल्द ही एक दिन का आंदोलन किया जाएगा। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। जैसा कि शासन द्वारा VSK ऑनलाइन एप्लीकेशन हर शिक्षकों को डाउनलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से, हम इसका VSK एप्लीकेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं, बच्चों का अटेंडेंस और स्वयं का अटेंडेंस ऑनलाइन देने को तैयार हैं। हम अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, लेकिन शासन जो है हमारे मोबाइल का उपयोग कर रही है, इसके लिए इसका हम विरोध कर रहे हैं। आज हम मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री के नाम आज कलेक्टर महोदय को, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आज ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि इसके संबंध में विचार करें। वैसा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम और यदि मान लो छात्रों का क्या कहते हैं अटेंडेंस की बात गवर्नमेंट कर रही है तो वो शायद उसमें नहीं हो पाएगा छात्रों का, तो उसके लिए यदि वो डिवाइस दे दे, जैसे पहले भी ये शिक्षा विभाग में ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो उस तरीके से भी क्या कहते हैं लैपटॉप भी उपलब्ध करा दे, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने मोबाइल से करने को तैयार नहीं हैं। सर, सहायक शिक्षक फेडरेशन से हैं। आज हम लोग यानी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि VSK जो करवा रही सरकार, हमारी मांग है कि VSK कराएं। हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं, परंतु आप शिक्षक के मोबाइल से अटेंडेंस कराएंगे, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार ऑनलाइन लगा दे, थंब लगा दे, स्कूलों में मशीन लगा दे, उससे हम ऑनलाइन अटेंडेंस करने के लिए तैयार हैं और बच्चों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस उसी से भी हम करेंगे। जिस प्रकार क्या है कि अभी हम BLO हैं, BLO का भी हम ऑनलाइन करते, पूरा मशीन हमारा यानी मोबाइल जो हमारा हैंग हो जाता है, उसके बाद हमारे इसमें कोई OTP मांगेगा तो हम कैसे उसको समझ पाएंगे, और OTP से हमारा पैसे का भी इधर उधर दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए हम चाह रहे हैं सरकार से कि स्कूलों में मशीन लगाए, मशीन से हम अपना थंब लगाएंगे। इसका ही हम आज ज्ञापन देने आए। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की अंतिम चयन सूची को लेकर उच्च न्यायालय में गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं। अधिवक्ता गगन पांडे द्वारा दायर चुनौती में ये कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती नियम 2007 का पालन नहीं किया गया और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि एक ही अभ्यर्थी ने विभिन्न जिलों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लिया है और हैरानी की बात तो ये रही है कि उसी अभ्यर्थी का नाम उन सभी जिलों की अंतिम चयन सूची में प्रकाशित कर दिया गया है। इसके अलावा भर्ती विज्ञापन में कुल 5,967 पदों का उल्लेख किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से लगभग 2,500 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। मामले में दिनांक 2 जनवरी 2026 को अधिवक्ता गगन पांडे ने चयन सूची को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पटवारी से पदोन्नत होकर राजस्व निरीक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने यह स्पष्ट कहा है कि जब पूरी चयन प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में हो, तब किसी भी तरह का लाभ देना उचित नहीं है। दरअसल राजस्व विभाग ने वर्ष 2023 में पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें राज्य भर से करीब 2600 पटवारियों ने आवेदन किया था।
परीक्षा के बाद 216 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, लेकिन परिणाम जारी होने के कुछ समय बाद ही पेपर लीक, चयन में पक्षपात, रिश्तेदारों को लाभ देने और नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप सामने आने लगी। शिकायतों को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए। इस बीच चयनित पटवारियों ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए ये कहा कि वे बिना किसी गलती के परेशान हो रहे हैं। चयन सूची जारी हो चुकी है और नियमों के अनुसार प्रशिक्षण हर साल अक्टूबर में होना चाहिए था। देरी से उनकी वरिष्ठता और वेतन प्रभावित हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिकाएं खारिज कर दी। इधर बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्रैंड न्यूज की खबर का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। हिंदू युवक के साथ मारपीट, धमकी और लगातार प्रताड़ना और आत्महत्या करने के मामले को ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता से उठाते हुए आरोपी सोहेल खान का नाम उजागर किया था। खबर की प्रकाशित होते ही मामला गर्मा गया। हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ा और पुलिस पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बना। इसी दबाव के बीच पुलिस ने तेजी दिखाते हुए फरार चल रहे आरोपी सोहेल खान को कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी न केवल कोतवाली पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, बल्कि इससे ग्रैंड न्यूज की निर्भीक व प्रभावी पत्रकारिता का प्रत्यक्ष परिणाम बताया जा रहा है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम मटियारी स्थित प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक पर ऐसे आरोप लगे हैं, जिन्होंने न सिर्फ स्कूल की व्यवस्था बल्कि इन बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रधान पाठक को तत्काल हटाने की मांग की है। मामला ग्राम मटियारी के प्राथमिक शाला का है, जहां प्रधान पाठक प्रताप सत्यार्थी पर आरोप है कि वे आए दिन नशे की हालत में स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान पाठक पहले उपस्थित रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाते हैं और फिर स्कूल से गायब हो जाते हैं। ऐसे में मासूम बच्चे भगवान भरोसे स्कूल में रह रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 31 दिसंबर को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल के कारण जिले में शिक्षक हड़ताल पर थे। इसके बावजूद प्रधान पाठक ने अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि वे स्कूल में मौजूद ही नहीं थे। बच्चों को बिना शिक्षक के छोड़ दिया गया, जिससे किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रही। 1 जनवरी को जब सरपंच सहित पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण स्कूल पहुंचे तो मुख्य गेट पर ताला लटका मिला। स्कूल का समय सुबह 10 बजे का है, लेकिन प्रधान पाठक 11 बजे तक भी नहीं पहुंचे। जब काफी देर बाद वे स्कूल आए तो ग्रामीणों ने उनसे सवाल किए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रधान पाठक के खिलाफ पहले से कई शिकायतें हैं। वे अक्सर नशे की हालत में रहते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह है। इस मामले की शिकायत बीईओ से भी की गई है। स्कूल में आप मन खुद अभी पी के आए गुरुजी? नहीं आएगा तो कैसे दिखत है? आप मन के नहाए पिए नहाए नहीं पढ़े के पी पा के स्कूल आना, स्कूल से भाग जाना, ये अच्छा थोड़ी नहीं गुरुजी। नहीं आऊँ मैं स्कूल तक कल भी हम सीसी के कनेक्ट बजे मझलिया सीसी खत्म करा। सीसी घरे खा पिए है खाए है, वो अलग बात है। ओकर अब का करना है सर तेल न बतावा सीधा। पंचायत के आदमी तक को हमू हन सदस्य में वो तो मैडम मन तक को है। तो तोला तो सर काल बार बार बुला रहे हैं, कहे नहीं आए। बैंक में नहीं रही ना जरूरी काम का। कौन कहते जरूरी काम रही से तोर कहले थोड़ी हो जाए। चाहे कुछ भी बहाना मार लेबे, अच्छा बात थोड़ी है। अरे बैंक काकर संग रहा बे? तोर लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ा थे तो सबके लड़का उसने पढ़ा था। अपन लड़का मन का होशियारी बरोबर वहाँ पढ़ा देखा पैसा है तो हमारे लड़का मन का इसमें सोझे पड़े रहा। कल हम आए तो 1 बजे दिन में बताया मेरे सीसी के बोतल में मढ़े दारू वाला। उसको सफाई कर ले नहीं है। बाथरूम में अभी भी बियर के सीसी पड़े हैं। हमेशा प्रधान पाठक एक शिकायत रहता है मटियारी पंचायत स्कूल में कि हमेशा वो 10 बजे ड्यूटी लगना है उनका। 11-12 बजे आते हैं और साइन कर देते हैं, फिर कुछ ना कुछ बहाना करके चले जाते हैं। और बच्चे लोगों से पूछताछ करने से पता चलता है कि हमेशा दारू पानी पीने के लिए शिकारी पारा भाग जाते हैं, कभी सिपा चले जाते हैं। और जब भी मैं फ़ोन लगाता हूं तो बोलते हैं कि मैं कहीं बैंक से काम से आया हूं या फिर बच्चों का ऑनलाइन करवाने कंप्यूटर सेंटर आया हूं, चॉइस सेंटर, या फिर कुछ ना बीओ ऑफिस आया हूं। ऐसा करके कुछ ना कुछ बहाना कर ही देते हैं। तो प्रधान पाठक प्रताप सत्यार्थी उनके प्रधान पाठक का नाम है। हम लोग चाह रहे हैं कि एचएम को वहाँ से हटाया जाए, तब वो वहाँ का स्कूल का स्तर सुधरेगा।
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का साफ कहना है कि बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और प्रधान पाठक को तत्काल हटाया जाए। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग और प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करता है। सवाल साफ है कि जब शिक्षक जिम्मेदारी से भागेंगे तो बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के लक्ष्मी चौक स्थित चिंगराजपारा में पिछले 40 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहे अखंड नवधा रामायण यज्ञ की शुरुआत आज से हो गई है, जो आगामी 9 दिनों तक लगातार 24 घंटे चलेगी। इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अब अपने गौरवशाली 41वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यहाँ चिंगराजपारा में अखंड नवधा रामायण यज्ञ समारोह का 40 साल पूरा होके 41वां साल है। यहाँ देखिए, यहाँ का सजावट वगैरह और यहाँ पे जितने भक्त हैं, अखंड नवधा रामायण में पूरा 10 दिन चलने वाला रामायण है। बहुत ही उत्साहित हैं यहाँ लोग। तो आज शुभारंभ है इस यज्ञ का, जो है शुभारंभ के शुभ अवसर पर हम और पार्षद जी और बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्गगण और मोहल्ले वासी यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ ये यज्ञ के और नवधा रामायण के पूरे जितने दिन चलते हैं, तो एक उत्साह का माहौल रहता है जनता में यहाँ पर जो है। और 24 घंटा चलने वाला अखंड रामायण है यहाँ पर, नवधा रामायण है। नवधा रामायण का 40 या 41 वर्ष होने जा रहा है। इसके पूर्व भी मैं नवधा रामायण में यहाँ पर आ चुका हूँ। ऐसा बोलते हैं, कहते हैं, जो यहाँ के पूर्व पार्षद रामायण चौक के मदन लाल शुक्ला जी थे, वो नवधा रामायण की शुरुआत करवाए थे। और जब से ये परंपरा लगातार यहाँ के आयोजन समिति द्वारा चला आ रहा, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा तो भगवान राजा राम की आदर्शों का पालन करें, अपने जीवन में उनको अपनाएं और उनकी जो 9 दिन की रामायण है अच्छे ढंग से सुने और सुन के अपने जीवन में ग्रहण करें। इसकी शुरुआत वर्षों पहले एक छोटे से मंदिर प्रांगण में हुई थी, जहां पहले 3 दिन, फिर 6 दिन और उसके बाद 9 दिनों के अखंड नवधा रामायण यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। आज ये आयोजन एक भव्य मंच का रूप ले चुका है, जिसमें लगभग 300 से 400 मंडलियां भाग लेती है, जिनमें करीब 15 स्थानीय ब्लॉक की तथा अन्य जिले के बाहर से आने वाली मंडलियां भी शामिल हैं। शुभारंभ अवसर पर शहर की प्रथम नागरिक महापौर पूजा विधानी और सभापति विनोद सोनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने पहले मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना की, इसके बाद रिबन काटकर भजन कीर्तन स्थल पर अखंड नवधा रामायण यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया। आयोजन समिति द्वारा सभी मंडलियों के लिए ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। मौजूद है लक्ष्मी चौक के पास चिंगराजपारा में, जहां पर पिछले 40 वर्षों से अखंड नवधा रामायण का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर यहां के जो अध्यक्ष महोदय और उनके पूरे सदस्य जो यहां पे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे पिछले 40 वर्षों से आप लोग यहां पे अखंड नवधा रामायण का पाठ करते आ रहे हैं। आज 41वां वर्ष हो रहा है। इतने दिनों में क्या कुछ लगा और कैसे इस तरह से आप लोग आयोजन को मनाते आ रहे हैं, थोड़ा बताएंगे। यहाँ पर जब आयोजन का प्रारंभ हुआ है, तो वो जो देख रहे हो आप लक्ष्मी मंदिर, वहाँ पे किया करते थे हमारे बुजुर्गों के द्वारा। और कभी मौसम ख़राब हो जाने से पानी गिरता था, कीचड़ रहता था, तो भूसा लेके आया करते थे, पैरा बिछाया करते थे। ऐसी परिस्थिति में यह नवधा रामायण चालू हुआ और उसी परिस्थिति को आगे बढ़ाते आज आप देख रहे हो यहाँ पर भव्य मंच भी स्थापित हो गया है, जिसमें शासन का भी सहयोग रहता है। और इस प्रकार से ये आपके सामने है जो दिख रहा है। चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, ये लोग पिछले 40 वर्षों से यहाँ पे नवधा रामायण का आयोजन करते आ रहे हैं। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था जहाँ प्रांगण में ये लोग करते थे। अभी और भी कुछ साथी यहाँ पे मौजूद है। जी, क्या कुछ लगा जब इतने वर्षों से? आप बता दीजिए, थोड़ा सा आप ही बताइए, क्या कुछ नया विशेष लगा कि इतने सालों से आप करते आ रहे हैं, लोगों के प्रति श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया आज लक्ष्मी चौक? हाँ, मोहल्ले में क्या है, ये जो नवधा रामायण होता है, मैं बोलता हूँ बिलासपुर जिला में जितना दर्शक यहाँ रहता है और कहीं नहीं रहता। और हमारे यहाँ जैसे व्यवस्था रहता है,
खाने पीने का या सोने का, तो दूसरे जगह से अच्छा ही रहता है। बाहर से भी मंडलियाँ आती हैं? हाँ, बाहर से भी 300-400 मंडली आती है। 300-400 मंडलियाँ? जी, जी। 300-400 मंडलियों को आप लोग कैसे फिर वो करते होंगे उनका? 300-400 मंडलियाँ यहाँ पर भाग लेती हैं। दूर से आने वाले मंडलियों को समिति के द्वारा 401 रुपया हर मंडली को दिया जाता है और हमारे यहाँ सब उनके रहने का व्यवस्था किया जाता है, भोजन का प्रबंध किया जाता है। राम भंडारा अनवरत पूरा 9-10 दिन तक चलता है। आखिरी के रोज़ हम लोग कोशिश करते हैं पूरा जितने भी श्रद्धालु हैं गांव के लोग हैं सबको खिलाते हैं अपन। ये पूरे 24 घंटे? 24 घंटे चलते रहता है। पूरे 9 दिनों तक लगातार 24 घंटे चलने वाला अखंड नौधा रामायण, जहाँ पे लगभग 300 से 400 मंडलियाँ आती है, जिनके रुकने का, खाने पीने ठहरने सभी चीज़ों की व्यवस्था पूरे इनके जो संस्था उनके द्वारा की जाती है। क्या कुछ और नया करेंगे अगले बार? इस बार तो इस बार तो शुरुआत हो चुकी है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नौधा रामायण को, हमारे जो बुजुर्ग लोग जो पहले बैठक करके इस नौधा रामायण को यहाँ तक पहुँचाए हैं, अब हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग और कुछ जहाँ तक कोशिश प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफलता देने के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई इस रामायण अखंड नौधा रामायण कराने की, उसको बताइए। यहाँ पर ये बताया ना, मैं छोटी सी मंदिर थी जिसमें सभी लोगों का श्रद्धा था, तो इसमें पहले 24 घंटा का रामायण हुआ, फिर वो 48 में बदला। ऐसा करते करते 3, 5, 7 दिन तक हुआ वो रामायण। फिर वहीं से सबके मन में जागृत हुई कि भाई क्यों ना हम 9 दिन का नौधा रामायण आयोजन करवाते हैं, क्योंकि 7 दिन तो ऑलरेडी चल चुका है, तो 3-4 रोज़ की बात और है। तो कई बार हमारे बुजुर्गों के द्वारा यहाँ बैठक किया गया, मंथन किया गया, फिर सबके मन में ये आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यज्ञ है वो नौधा रामायण अपने को आयोजन करवाना है करके इस प्रकार यहाँ नौधा रामायण आयोजित हुआ और आज आपके सामने है। 41वां वर्ष है, बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें सभी लोगों का सहयोग मिलता है हम लोगों को, तभी ये नौधा रामायण अग्रसर है। अखंड नौधा रामायण समिति का ही नाम है और यहाँ पर अखंड नौधा रामायण पूरे 40 वर्ष कराते चले आ रहे। 40 वर्षों से आज 41वां वर्ष है। छोटे से हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे लोग पहले शुरुआत किए, यहाँ से 24 घंटे का रामायण हुआ, फिर 48, फिर ऐसे करते करते 9 दिनों का चलने लग गया। और ये 9 दिन केवल 9 ही दिन नहीं, पूरे 41 वर्ष का स्वरूप लेते चले आ गए। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर अखंड नौधा रामायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है ये जो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं और भी आगे बेहतर करेंगे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। इधर छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से दान और फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले ये पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि दान, समानता और सामाजिक समरसता का महापर्व है। छेरछेरा पर्व नई फसल के घर के आने की खुशी का प्रतीक है। किसान अपनी मेहनत से उपजी फसल को पाकर इस दिन ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और समाज के साथ उसे साझा करते हैं। यही इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत है, खुशी को बांटना। इस दिन गांव और शहरों में बच्चों, युवाओं और महिलाओं की टोलियां घर घर जाकर पारंपरिक स्वर में कहती है, छेर छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा। इस मधुर पुकार के साथ लोग खुशी खुशी धान, अनाज, साग भाजी, फल और धन का दान करते हैं। हर घर से निकलने वाली एक एक मुट्ठी धान समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की मिसाल बन जाती है। छेरछेरा पर्व से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं भी इसे और अधिक पवित्र बनाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। इसी कारण इस दिन दान को महापुण्य माना जाता है। साथ ही ये पर्व मां शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो अन्न और प्रकृति की देवी मानी जाती है। ग्रामीण अंचलों में छेरछेरा का परंपरा आज भी पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ जीवित है। सुबह से ही महिलाएं घर के भंडार से धान निकालकर टोकरी में सजाती है और आने वाली टोलियों को दान देती है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में ये परंपरा कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन इसकी भावना आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। छेरछेरा पर्व छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सशक्त प्रतीक है। ये त्योहार समाज को ये संदेश देता है कि संपन्न लोग जरूरतमंदों का सहारा बने और कोई भी भूखा ना रहे। इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने छेरछेरा पर्व पर सामान्य अवकाश घोषित किया है।
कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। नए साल आने में बस कुछ ही पल बाकी थे। तोरवा के साईं मंदिर स्थित कॉलोनी में लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर नए साल का जश्न मना रहे थे। हंसी ठहाके, आतिशबाजी और शुभकामनाओं के बीच अचानक से माहौल तब सन्नाटे में बदल गया जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान आरोपी बलबीर ध्रुव अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और अरिजीत विश्वास से बहस करने लगा। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जश्न की खुशियां पल भर में खून से रंग गई। जी हां, आरोप है कि बलबीर ने जेब से चाकू निकाला और अरिजीत विश्वास की पीठ पर वार कर दिया। घायल अरिजीत दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही तोरवा पुलिस हरकत में आई। गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बलबीर ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 2 जनवरी को न्यायालय में पेश किया गया है। इधर नए साल का जश्न जिसे यादगार बनना था, लेकिन वो खौफनाक मंजर में बदल गया। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम विद्याडीह स्थित लीलागर नदी के निकट चंदेल घाट पर पिकनिक मनाने गए ग्रामीण युवकों को ये अंदेशा भी नहीं था कि उन्हें कुछ ही घंटों में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम जलसो के रहने वाला किसान अजीत कुर्रे अपने साथियों के साथ 1 जनवरी को दोपहर में पिकनिक मनाने पहुंचा था। शाम ढलते ढलते माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब ग्राम विद्याडीह के ही 4 युवक मौके पर पहुंचे और बिना किसी वजह के अश्लील गाली गलौज शुरू कर दी गई। विरोध करने पर बात इतनी बढ़ गई कि चारों आरोपियों ने एक राय होकर अजीत कुर्रे पर जानलेवा हमला कर दिया। हाथ मुक्कों के साथ बेल्ट, चूड़ा और लोहे की रॉड से की गई बेरहमी भरी पिटाई में अजीत के सिर, चेहरे, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई है। मौके पर मौजूद साथियों ने किसी तरह बीच बचाव कर उसे बचाया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। 1 तारीख को एनीकट में पिकनिक मनाने के लिए 6 साथी के साथ गए थे। कहाँ गए एनीकट? एनीकट विद्याडीह गए थे। तो नदी के इस पार ये लोग पिकनिक मनाने गए थे। उस पार मतलब दूसरे पार्टी लोग थे, मतलब विद्याडीह के और 2-3 गांव के लोग थे। आपसी ऐसे गाली गलौज चालू कर दिए इन लोगों को। फिर आके 10-20 लोग फिर मार पिटाई किए और लोग भाग गए हैं। और एक आदमी का मतलब मोबाइल भी गुम गया, मोटरसाइकिल भी मतलब वहीं छूटा था। और सुबह मेरे ख्याल से मिला है, मेरे को कन्फर्म पता नहीं है। जिस हिसाब से मारे आपको लग रहा है कि इनको बांध के मारे हैं? अब तो वहाँ पे तो हम लोग तो नहीं थे, लेकिन लग तो रहा है वैसी है। बांध के घेर के बहुत पीटे हैं इनको, बहुत मारे, गंभीर चोटा है इनको। कितने साल के हैं ये? 27 साल के हैं। क्या करते हैं ये? पढ़ाई छोड़ दी है, बस अभी घर में रहते हैं, काम बाई करते हैं, खेती किसानी। पुलिस में रिपोर्ट? हाँ, पुलिस में थाना में रिपोर्ट हो गया है, FIR हो गए हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।